पाब्लो पिकासो की कहानी दक्षिणी स्पेन के एक धूप वाले शहर से शुरू होती है। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1871 को मलागा में हुआ था, जो रोशनी और इतिहास से भारी जगह थी। उनका पूरा नाम अविश्वसनीय रूप से लंबा था, जो कई संतों और रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि थी, लेकिन दुनिया उन्हें सिर्फ पिकासो के नाम से जानेगी। उनके पिता डॉन जोस रुइज वाई ब्लास्को खुद एक चित्रकार और कला के प्रोफेसर थे। अपने शुरुआती पलों से ही पाब्लो एक कलाकार के औजारों से घिरे हुए थे। ब्रश, कैनवास और तेल पेंट की खुशबू। ऐसा लग रहा था कि वे इसी रास्ते पर चलने के लिए नियति में थे, जहां उनके पिता ने छोड़ा था। वहीं से कला की दुनिया को ऐसी जगहों पर ले जाना था जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। उनकी प्रतिभा धीरे धीरे विकसित होने वाली चीज नहीं थी। यह एक ऐसी आग थी जो लगभग तुरंत प्रज्वलित हो गई। किंवदंतियां कहती हैं कि उनका पहला शब्द पिज था, जो लापिज का छोटा रूप था, जिसका स्पेनिश में अर्थ पेंसिल होता है। उनके पिता ने इस असाधारण उपहार को बहुत जल्दी पहचान लिया था। उन्होंने अपने छोटे बेटे को औपचारिक रूप से प्रशिक्षित करना शुरू किया। उन्हें अनुशासित हाथ से ड्राइंग और पेंटिंग के मूल सिद्धांत सिखाए। 7 साल की उम्र तक पाब्लो पहले ही अपने पिता के प्रशिक्षु थे, जो अपनी उम्र से कहीं अधिक कौशल के साथ यथार्थवादी ड्राइंग और शारीरिक सटीकता में महारत हासिल कर रहे थे। युवा पिकासो ने हर पाठ को आत्मसात किया। उनके हाथ ऐसे आत्मविश्वास के साथ चल रहे थे जो एक बच्चे के लिए लगभग अप्राकृतिक लग रहा था। एक शक्तिशाली शक्ति का संकेत दे रहा था जो वह बनेंगे। परिवार 1895 में बार्सिलोना चला गया, एक जीवंत शहर जो एक युवा कलाकार के रूप में पिकासो के प्रारंभिक वर्षों के लिए पृष्ठभूमि बनेगा। उन्हें 13 साल की उम्र में ही शहर के प्रतिष्ठित स्कूल ऑन फाइन आर्ट्स में प्रवेश मिल गया था। उन्होंने प्रवेश परीक्षा पूरी की, एक ऐसा काम जिसमें आमतौर पर छात्रों को 1 महीना लगता था, उन्होंने एक ही सप्ताह में कर लिया। उनका कौशल इतना अकाट्य था कि न्यायाधीशों ने उनकी कम उम्र के लिए एक अपवाद बनाया, जिससे उन्हें उन्नत कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति मिली। बार्सिलोना नए विचारों और कलात्मक विद्रोह का केंद्र था, और पिकासो इस माहौल में फेले फ्यूल। उन्होंने शहर की संस्कृति को आत्मसात किया। एल्स क्वाट्रिगेट्स जैसे कैफे में अक्सर जाते थे, जहां कलाकार, कवि और विचारक कला के भविष्य पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे। इसी दौरान उन्होंने अपने पिता दोबारा इतनी सावधानी से प्रदान किए गए सख्त शास्त्रीय प्रशिक्षण से दूर होना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, अपनी खुद की आवाज खोजने लगे और अपनी कृतियों पर अपनी मां के उपनाम पिकासो के साथ हस्ताक्षर करने लगे। यह स्वतंत्रता का एक प्रतीकात्मक कार्य था, एक घोषणा कि वह अब केवल एक कलाकार के बेटे नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक कलाकार थे। इस अवधि की उनकी शुरुआती कृतियां अविश्वसनीय तकनीकी कौशल दिखाती हैं, लेकिन वे एक बेचैन भावना को भी प्रकट करती हैं। एक कलाकार जो पारंपरिक प्रतिनिधित्व से परे दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक था। नींव रखी गई थी और मलागा का युवा अब कला की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की कगार पर था। सदी के मोड़ ने पिकासो के जीवन और कला में एक गहरा बदलाव लाया, जिससे उनके सबसे प्रसिद्ध अवधियों में से एक आया ब्लू पीरियड। अपने करीबी दोस्त कार्लोस कासागेमास की दुखद मृत्यु के बाद पिकासो गहरे दुख की स्थिति में डूब गए। यह भावनात्मक उथल-पुथल सीधे उनके कैनवस पर उतर आई। 1901 से 1904 तक उन्होंने लगभग विशेष रूप से नीले और नीले हरे रंग के रंगों में पेंट किया, ऐसे रंग जिन्होंने उनकी उदासी, गरीबी और निराशा की भावनाओं को पूरी तरह से पकड़ लिया। इन चित्रों के विषय अक्सर समाज के बहिष्कृत लोग होते थे, भिखारी, कैदी और अंधे लोग। हर ब्रश स्ट्रोक भावना से भारी था, जो उदासी भारी सुंदरता की एक दुनिया बना रहा था, जो डरावनी और गहरी मानवीय दोनों थी। जितनी अचानक यह शुरू हुआ, उतनी ही अचानक उदासी भी दूर हो गई। 1904 में पिकासो पेरिस चले गए और एक बोहेमियन कलाकार फर्नांडे ओलिवियर के प्यार में पड़ गए। इस नई मिली खुशी ने उनके रोज पीरियड की शुरुआत की। ठंडे नीले रंगों की जगह गर्म नारंगी, गुलाबी और मिट्टी के रंगों ने ले ली। उनके विषय भी बदल गए, क्योंकि वे सर्कस कलाकारों, कलाबाजों और हरलेक्विन की दुनिया से मोहित हो गए। ये पेंटिंग अधिक आशावादी और सौम्य थी, जो रोमांस और आश्चर्य की भावना को दर्शाती थी, हालांकि अभी भी एक नाजुक उदासी से भरा हुआ था। रोज पीरियड ने एक कलाकार को एंडर से बाहर निकलते हुए दिखाया,
जो समाज के हाशिए पर रहने वाले यात्रा करने वाले मनोरंजनकर्ताओं के जीवन में खुशी और कोमलता पा रहा था। हालांकि पिकासो लंबे समय तक एक ही शैली में रहने से संतुष्ट नहीं थे। उनका बेचैन दिमाग हमेशा अगली बड़ी सफलता की तलाश में रहता था। 1907 में उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग जारी की जिसने कला की दुनिया की परंपराओं को तोड़ दिया। लेस डेमोइसेल्स डी विग्नन। यह स्मारकीय कृति 5 नग्न आकृतियों को तेज खंडित शरीरों और अफ्रीकी कला से प्रेरित मुखौटा जैसे चेहरों के साथ दर्शाती है। यह चौंकाने वाला, आक्रामक और ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी ने पहले कभी देखा हो। पेंटिंग ने सुंदरता और परिप्रेक्ष्य के पारंपरिक विचारों को छोड़ दिया, जिससे एक कट्टरपंथी नए आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह क्यूबिज्म का जन्म था, एक कलात्मक क्रांति जिसे पिकासो अपने समकालीन जॉर्ज ब्रैक के साथ मिलकर चालाएंगे। क्यूबिज्म दुनिया को देखने और दर्शाने का एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। वस्तुओं को एक ही दृष्टिकोण से चित्रित करने के बजाय पिकासो और ब्रैक ने उन्हें ज्यामितीय रूपों में तोड़ दिया और उन्हें एक साथ कई कोणों से दर्शाया। वे पूरी वस्तु, उसके सामने, पीछे और किनारों को एक साथ एक सपाट कैनवास पर दिखाना चाहते थे। इस नई शैली ने सदियों की कलात्मक परंपरा को चुनौती दी और कला की परिभाषा को मौलिक रूप से बदल दिया। यह दुनिया का एक यथार्थवादी भ्रम बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि कैनवास पर एक नई वास्तविकता का निर्माण करने के बारे में था। पिकासो द्वारा क्यूबिज्म के आविष्कार ने एक सच्चे अग्रणी अवंत-गार्डे के नेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया, जिन्होंने कला को ही फिर से बनाने की हिम्मत की। जैसे जैसे पिकासो की प्रसिद्धि बढ़ी, उनके आसपास की दुनिया में अराजकता फैल गई। प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप ने उनके कलाकार मित्रों के घेरे को तितर-बितर कर दिया, जिनमें से कई को लड़ने के लिए बुलाया गया था। एक स्पेनिश नागरिक के रूप में पिकासो पेरिस में ही रहे, एक ऐसा दौर जिसने अलगाव और गहन उत्पादकता दोनों को लाया। जबकि दुनिया युद्ध में थी, उन्होंने कलात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा। क्यूबिज्म के सख्त रूपों से हटकर कुछ समय के लिए अधिक शास्त्रीय, यथार्थवादी शैली की ओर बढ़े। व्यवस्था में यह वापसी युद्ध के बाद कलाकारों के बीच एक सामान्य प्रवृत्ति थी, लेकिन पिकासो के लिए यह अन्वेषण का एक और चरण था। उन्होंने आसानी से शैलियों के बीच स्विच किया, यह साबित करते हुए कि उन्हें एक ही आंदोलन द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता था। आंतरयुद्ध के वर्षों में पिकासो की प्रसिद्धि आसमान छू गई, जिससे वे एक अंतरराष्ट्रीय हस्ती बन गए। वे धनी थे, मांग में थे और बेहद प्रभावशाली थे। फिर भी व्यक्तिगत और राजनीतिक उथल-पुथल ने उनके काम को आकार देना जारी रखा। स्पेनिश गृहयुद्ध विशेष रूप से उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1937 में एक बास्क शहर पर भयानक बमबारी के जवाब में उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली राजनीतिक बयान चित्रित किया, गर्निका। यह विशाल, काले और सफेद भित्तिचित्र युद्ध की क्रूरता और पीड़ा का एक भयावह चित्रण है। यह घटना का एक यथार्थवादी चित्रण नहीं है, बल्कि मानवीय पीड़ा का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। हिंसा के खिलाफ एक कालातीत चीख जो दुनिया भर के दर्शकों के साथ गूंजती रहती है। पिकासो का जीवन रिश्तों का एक बवंडर था। उनकी कला अक्सर उन महिलाओं को दर्शाती थी जो उनकी प्रेरणा और साथी थीं। ओल्गा खोखलोवा, मैरी टेरेस वॉल्टर, डोरा मार और फ्रांकोइस गिलॉट जैसी हस्तियों के साथ उनके भावुक और अक्सर अशांत प्रेम संबंध अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। हर महिला ने उनके कलात्मक उत्पादन में एक अलग चरण को प्रेरित किया। उनके चेहरे और रूप उनके चित्रों और मूर्तियों में दिखाई देते और बाडालते रहे। उन्होंने इन रिश्तों से रचनात्मक ऊर्जा प्राप्त की, लेकिन वे संघर्ष और दिल टूटने से भी भरे हुए थे। उनका व्यक्तिगत जीवन उनकी कला जितना ही जटिल और गतिशील था, प्रेरणा और संघर्ष का एक निरंतर स्रोत, जिसने दशकों तक उनकी अविश्वसनीय उत्पादकता को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, पिकासो की रचनात्मक ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। वे दक्षिणी फ्रांस चले गए, जहां भूमध्यसागरीय प्रकाश ने उन्हें अपने मूल स्पेन की याद दिला दी। उन्होंने पेंटिंग, मूर्तिकला, सिरेमिक और प्रिंट मेकिंग सहित अविश्वसनीय माध्यमों की एक विस्तृत श्रृंखला में अथक रूप से काम करना जारी रखा। उनके बाद के कार्यों को अक्सर स्वतंत्रता और चंचलता की भावना से चिह्नित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने वेलाज़क्वेज़ और डेलेकॉइक्स जैसे कलाकारों की उत्कृष्ट कृतियों को अपने अनूठे लेंस के माध्यम से फिर से व्याख्या किया।
वे बनाने की आवश्यकता वाले व्यक्ति थे। अपने अंतिम दिनों तक काम करते रहे, यह साबित करते हुए कि उनके लिए कला एक पेशा नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा थी, सांस लेने जितनी स्वाभाविक और आवश्यक। पाब्लो पिकासो का निधन 8 अप्रैल 1973 को 51वें वर्ष की आयु में मॉगिन्स, फ्रांस स्थित उनके घर में हुआ। उन्होंने एक लंबा और अविश्वसनीय रूप से भरा पूरा जीवन जिया, अंत तक एक प्रचंड जुनून के साथ काम करते रहे। उनकी मृत्यु ने एक युग के अंत को चिह्नित किया, एक ऐसे दिग्गज का नुकसान जिसने लगभग एक सदी तक कला की दुनिया पर राज किया था। उन्होंने अपने पीछे काम का एक आश्चर्यजनक रूप से विशाल संग्रह छोड़ा, जिसमें 50,000 से अधिक टुकड़े होने का अनुमान है, जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तियां, सिरेमिक और प्रिंट शामिल हैं। उनके उत्पादन की भारी मात्रा उनकी अथक रचनात्मक प्रेरणा का एक प्रमाण है, एक प्रकृति की शक्ति जो कभी आराम करती या सूखती नहीं लगती थी। पिकासो की विरासत केवल उनके द्वारा बनाई गई कला में नहीं है, बल्कि उस तरीके में है जिससे उन्होंने कला के अर्थ को मौलिक रूप से बदल दिया। उन्होंने प्रातिनिधित्व के उन नियमों को ध्वस्त कर दिया था जो पुनर्जागरण के बाद से पश्चिमी कला को नियंत्रित कर रहे थे। क्यूबिज्म का परिचय देकर उन्होंने दिखाया कि एक पेंटिंग दुनिया के लिए एक खिड़की होना जरूरी नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक वस्तु हो सकती है, अपनी खुद की वास्तविकता के साथ। इस विचार ने अनगिनत अन्य आधुनिक कला आंदोलनों के लिए द्वार खोल दिए, अमूर्त कला से लेकर अति यथार्थवाद और उससे आगे तक। उन्होंने कलाकारों की भावी पीढ़ियों को प्रयोग करने, नवाचार करने और खुद को परंपरा से बंधे बिना व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी। उनका प्रभाव गैलरी की दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। पिकासो एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए, एक प्रतिभा, एक विद्रोही और एक सेलिब्रिटी के रूप में आधुनिक कलाकार का प्रतीक। उनका नाम आधुनिक कला का पर्याय है। उनके सामने आने वाले संघर्ष व्यक्तिगत दिल टूटने से लेकर युद्ध की भयावहता तक उन क्रियाओं में बदल गए जो सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों की बात करते हैं। गुएर्निका अब तक के सबसे शक्तिशाली युद्ध विरोधी बयानों में से एक है, कला की अन्याय का सामना करने और बेजुबानों को आवाज देने की क्षमता की याद दिलाती है। उन्होंने साबित किया कि कला सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है, न कि केवल सुंदरता की वास्तु। पाब्लो पिकासो की कहानी साहस और अथक नवाचार का एक शक्तिशाली सबक है। वह हमें सिखाते हैं कि नियमों को तोड़ने से कभी न डरें और खुद को लगातार चुनौती दें। उन्होंने कभी भी आरामदायक या आसान चीजों से समझौता नहीं किया, हमेशा खुद को नए और अनछुए क्षेत्रों में धकेलते रहे। उनका जीवन जुनून और कड़ी मेहनत की शक्ति का एक प्रमाण था। एक अनुस्मारक की प्रतिभा केवल प्रतिभा के बारे में नहीं है, बल्कि बनाने और फिर से बनाने की अटूट इच्छा के बारे में है। उनकी भावना जीवित है, हमें दुनिया को अलग तरह से देखने, अपनी अनूठी आवाज खोजने और रचनात्मक जुनून से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है।